हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे। इससे पहले दोस्तों इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। चलिए, जो बचे हुए प्रश्न उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा है कि प्रश्न उत्तर प्रविधि का निर्माण किसने किया था, तो इस जो प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण जो एथेंस के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कौन थे? वो सुकरात थे, इन्होंने किया था। इसलिए इस विधि को सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न दिया है? सुकरात ने प्रश्न उत्तर प्रविधि के कितने सोपान बताए हैं? तो इन्होंने 3 सोपान बताए हैं। पहला आपका है निरीक्षण, दूसरा है अनुभव और तीसरा क्या है आपका? परीक्षण। अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है देख लेते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्रश्नों के प्रकार दिया है, पहला आपका प्रस्तावना प्रश्न है, दूसरा है विचारात्मक प्रश्न, तीसरा आपका है बोध प्रश्न, चौथा है विकासात्मक प्रश्न। आपका नेक्स्ट है समस्या प्रश्न, नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न और जब का अंतिम है वह पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर रविशंकर मेनन का है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न और देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है? विवरण प्रविधि की 2 सीमाएं लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला कौन सा है? यह प्रविधि अध्यापकों को सक्रिय बनाती है। जो विवरण विधि यह किसको? अध्यापक को सक्रिय बनाती है, लेकिन छात्रों को मात्र श्रोता बनाती है। मतलब कि अध्यापक एक प्रवक्ता के रूप में अपने बातों को विवरण रूप से प्रस्तुत करता है और छात्र एक श्रोता जैसा बनकर उसको सुनता है। अब आपका सेकेंड है, यदि इस प्रविधि की भाषा रोचक, बोधगम्य, शुद्ध तथा उपयुक्त नहीं होती है तो धीरे धीरे इसका महत्व कम हो जाता है। इसीलिए विवरण विधि में अध्यापक को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? कौन सी प्रविधि सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो व्याख्यान जो विधि है यह सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक को व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग निम्न कार्यों हेतु करना चाहिए। पहला आपका है संक्षिप्तीकरण हेतु, दूसरा है प्रेरणा प्रदान करने हेतु, तीसरा आपका है समय बचाने हेतु, चौथा है गृह कार्य देने हेतु व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न में देख लेते हैं। व्याख्यान प्रविधि की एक परिभाषा लिखिए। तो जेम्स एम ली के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक व नियोजित रूप से किसी प्रकरण पर भाषण देता है। यह किसके अनुसार? यह जेम्स एम ली के अनुसार। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? स्पष्टीकरण प्रविधि की 2 सीमाएं लिखिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला कौन सा है? जिस विषय बिंदु पर स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना कठिन होता है। आपका पहला है। आपका सेकंड कौन सा है? स्पष्टीकरण का मापदंड निश्चित करना असंभव है। जो स्पष्टीकरण का मापदंड है उसको निश्चित करना असंभव है। यह विषय पर शिक्षक का अधिकार एवं उसकी अंतर्दृष्टि ही तय करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ लिया है देख लेते हैं। खेल प्रविधि की कोई 2 दोष बताइए। ठीक है, तो पहला दोष चलिए इसमें देख लेते हैं। खेल प्रविधि के माध्यम से समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापक संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो खेल विधि है उसके द्वारा क्या होता है? समस्त जो विषय है उसका अध्ययन अध्यापन संभव नहीं हो पाता है, कुछ ही विषय का हो पाता है, इसलिए एक दोष है। अब अगले प्रश्न, अवलोकन के कितने भाग होते हैं? तो अवलोकन के 2 भाग होते हैं। पहला है
नियंत्रित अवलोकन, दूसरा है अनियंत्रित अवलोकन। अब अगले प्रश्न में क्या प्रश्न पूछ लिया देख लेते हैं। निरीक्षण प्रविधि के प्रकार बताइए। तो किसके अनुसार हम लोग देखेंगे, कार्लसनिक के अनुसार यह निरीक्षण दो रूपों में किया जाता है। पहला औपचारिक रूप में, दूसरा अनौपचारिक रूप में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया है प्रयोगात्मक प्रविधि के दो गुण लिखिए। तो चलिए इसका दो गुण हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा है, यह बालक में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। जो प्रयोगात्मक विधि है यह बालक में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। बालक उत्साह से क्या करता है, कार्य करता है और कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है प्रयोगात्मक विधि से। ये अक्सर साइंस विषय में किया जाता है, विज्ञान में। इस विधि में छात्र पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान का सत्यापन करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न दिया है, प्रयोगात्मक प्रविधि के दो दोष इसमें पूछ रहा है। तो जो पहला दोष क्या है, कक्षा में पिछड़े तथा मंद बुद्धि वाले बालक प्रयोग नहीं कर पाते। और दूसरा धन अधिक खर्च होता है। खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो पहला है डाल्टन प्रविधि, दूसरा आपका है मॉन्टेसरी प्रविधि। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ लिया इसमें, कार्यशाला प्रविधि को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका देख लेते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है। कार्यशाला क्या है, एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों एवं समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक और कई दिवसों अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने एवं समूह अध्ययन माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि जो कार्यशाला एक क्या है, शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों एवं समस्याओं से युक्त, उसमें जो विशेषज्ञों के साथ क्या होता है, प्रायः आवासिक और कई दिवसों अवधि में आवश्यक सूचनाओं प्राप्त करने हेतु एवं समूह अध्ययन माध्यम से समाधान निकालने हेतु होता है या मिलता है। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछ लिया है, दक्षता आधारित शिक्षण प्रविधि के दो सोपान लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं दो सोपान कौन कौन से। पहला है पूर्व तैयारी, मतलब किसी भी चीज का, किसी विषय का पूर्व तैयारी किए होंगे। दूसरा आपका है विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया है कि रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। चलिए उसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जो रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा उपागम है जिसके द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से प्रत्यक्ष रूप से छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए अधिगम कराया जाता है। जो रुचिपूर्ण शिक्षण है इससे क्या होता है, छात्रों द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से प्रत्यक्ष रूप से, मतलब सामने जो दिखे उसके द्वारा बच्चों में क्या किया जाता है, रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाता है जिससे अधिगम वो अच्छे से कर सके या आसानी हो सके। रुचिपूर्ण हो जाने पर छात्र स्वयं अधिगम के लिए प्रेरित होता है। जब रुचिपूर्ण शिक्षण हो जाता है तो छात्र उसको सीखने के लिए खुद से ही वो आंतरिक रूप से उस चीज़ के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया कि सहभागी शिक्षण की दो उद्देश्य। चलिए देख लेते हैं। सहभागी शिक्षण के दो उद्देश्य। पहला है शिक्षक एवं छात्र दोनों को क्रियाशील बनाना। जो सहभागी शिक्षण, इसमें टीचर और जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन दोनों क्या है, क्रियाशील बनाना। और आपका दूसरा है कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ लिया इसको देख लेते हैं। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। चलिए हम लोग देख लेते हैं शिक्षण की आगमन विधि। आगमन विधि में शिक्षक कुछ विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करके सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हैं। जो आगमन विधि है इसमें टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, मतलब स्पष्टीकरण देते हैं या करते हैं, तथा इसी आधार पर निश्चित परिणाम तथा निर्णयों का व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, प्रश्न उत्तर प्रविधि का क्या उद्देश्य है। चलिए इसको उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं।
पहला क्या, छात्र में नवीन ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना। किसी भी छात्र में एक नवीन ज्ञान या उसके अंदर जो जिज्ञासा उसको उत्पन्न करना, जो आपकी प्रश्न उत्तर प्रविधि का एक उद्देश्य है। और उद्देश्य में देख लेते हैं, विद्यार्थियों में रुचियों, आदतों, आदर्शों को निर्मित करना। किसी भी विद्यार्थी में उसके जो रुचि हैं, आदत हैं, उसके आदर्श हैं, उसको निर्मित करना। और नेक्स्ट है, विद्यार्थी में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। किसी भी बालक में एक नई चीज़ का सृजन करने के लिए उसके अंदर वो क्षमता का विकास करना। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या पूछा है कि कहानी विधि किस स्तर के बालकों में शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। जो कहानी विधि पूछ रहा है, तो ये किस वर्ग के बच्चों के लिए, ये प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षण में ये सर्वाधिक उपयोगी साबित होते हैं। इससे बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास तीव्र होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि खेल या गतिविधि पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियों के नाम बताइए। तो चलिए देख लेते हैं, पहला कौन सा है, डाल्टन पद्धति, दूसरा है मॉन्टेसरी पद्धति। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें प्रश्न पूछ लिया है कि शिक्षण में पर्यटन की क्या उपयोगिता है। जो शिक्षण है इसमें जो पर्यटन है, मतलब बच्चे टूर के लिए जाते हैं, तो इसमें क्या उपयोगिता इसकी है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला है जो आप छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं। अगर छात्र को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी है, या कोई प्रमुख स्थल है या सार्वजनिक है, तो वहाँ पर उसको ले जाइए, उसको बताइए, जिससे छात्र वो चीज़ों को देखेगा तो अच्छे से उसको सीख लेगा और वो अस्थायी हो जाता है। आपका दूसरा क्या है, छात्र को स्थल, घटना, वस्तुओं आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। और हम लोग देख लेते हैं, जो आपका थर्ड क्या है, छात्रों की जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान मिलता है। अगर छात्र वहाँ पर जाके उस चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, उसके अंदर जो जिज्ञासा है, उसके अंदर जो शंकाएं हैं, वो दोनों समाप्त हो जाते हैं। छात्रों में स्वानुशासन, सहयोग तथा सद्भावना का विकास होता है। ठीक है, छात्रों के अंदर स्वशासन और सहयोग और सद्भावना का विकास होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण बालकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। या एक और प्रश्न पूछ लिया कि गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें और रोल कर लेते हैं इसको आगे। पहला कौन सा है, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बालकों का ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण है, इसके द्वारा क्या होता है, बालकों का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी हो जाता है। और आपका सेकेंड है, इसके द्वारा अधिगमकर्ता में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। ठीक है, इस गतिविधि के द्वारा जो शिक्षण बच्चों को मिलता है, उसके अंदर क्या अधिगम होता है, यह साथ साथ उसके अंदर सामाजिक की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, सामाजिकता की। अब आपका नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित शिक्षण से बालकों की शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण है, इससे बालक का क्या होता है, शारीरिक तो विकास होता है, साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग इसमें क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, चलिए उद्देश्य देख लेते हैं। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों को दूर करके उनके भविष्य में भी उन दोषों से दोष मुक्त कराना। ठीक है, उपचारात्मक जो शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी जो भी कठिनाई हो रही है और जो उनके अंदर कमजोरियां हैं, उनको दूर करके और उनको जो भविष्य में भी वैसे वो गलती न करे, उसीलिए उसको दोष मुक्त करना तथा उनकी दोषपूर्ण आदतों, कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनको आदर्श एवं उत्तम रूप प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंधित है। देख लेते हैं, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की बौद्धिक क्रियाओं से संबंध होता है। ठीक है, शिक्षण के जो संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं, उससे जो बालक के किसे दोस्तों, वो बौद्धिक जो है क्रियाएं हैं, इससे संबंध होता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें जो प्रश्न पूछ लिया है कि
शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए तथा पाठ के पुनरावलोकन के लिए प्रश्नोत्तर प्रविधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कि बालक के जो पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका क्या है, संबंध जोड़ना तथा पाठ को पुनरावलोकन मतलब उसको पुनरावृत्ति करके उस जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है बालक के लिए। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि व्याख्यान देते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए एक अध्यापक को। चलिए इसको देख लेते हैं। व्याख्यान देते समय छात्रों की आयु व मानसिक स्तर तथा व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि छात्र की एज कितनी है, उसकी मानसिक स्तर कैसा है, उस अनुसार छात्र के सामने व्याख्यान करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का अत्यंत महत्व है क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे उनमें क्या होता है, निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में बालक क्या करता है, स्वयं उस चीज़ों करके सीखता है, जिसके तरह उसमें क्या होता है, निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास उत्पन्न होता है। इसमें प्रश्न पूछा है कि जो बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। चलिए इसको देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक मतलब छात्र को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियां का निर्माण किया जाता है। मतलब कि एक छात्र को केंद्र में रखकर उसके अनुसार पाठ्यक्रम जो नीतियां हैं उसका निर्माण किया जाता है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें शिक्षक अध्यापन के समय, ठीक है, जब एक टीचर मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है उस समय क्या होना चाहिए, ऐसी क्रियाओं को वो अपनाता है जिससे बालक के अंदर क्या रुचि उत्पन्न होती है और उसकी आवश्यकता क्या है या सामाजिक वातावरण उसका कैसा है, विचार, अधिगम शैली, संज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं का ध्यान रखता है। ठीक है, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय इन सब बातों का ध्यान रखता है जिससे वे सरलतापूर्वक अधिगम कर सकें, मतलब बच्चों को सिखा सकें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, चलिए इसकी दो विशेषताएं देख लेते हैं। पहला कौन सा है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्नों की दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इस प्रश्नों की जो दो विशेषताएं देख लेते हैं। जो आपका पहला कौन सा है, प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए जिससे छात्र प्रश्न को भली बातें समझ सके। इसमें बता दें कि जो प्रश्न पूछने का जो भाषा है वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट व निश्चित होना चाहिए जिससे छात्र उस प्रश्न को भली भांति समझ सकें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या पूछा है, प्रश्न की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। जो प्रश्न की रचना है वह जो बालक की व्यवहारिक भाषा उसी के अनुसार करनी चाहिए। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न दिया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। विवरण प्रविधि का अर्थ क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन से होता है। जो विवरण प्रविधि का अर्थ है जो क्रमबद्ध घटनाएं हैं उसके वर्णन से होता है। विवरण प्रविधि कहानी का एक रूप है। जो विवरण प्रविधि ये किसका ये एक कहानी का रूप है। इसका उद्देश्य बालक के मस्तिष्क में एक मानचित्र बनाना है। ठीक है, जो विवरण प्रविधि का एक उद्देश्य क्या है, बालक के मस्तिष्क में एक मानचित्र बनाना है जिससे वे विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके, जिससे वह छात्र उस विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके। अब नेक्स्ट प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा है उसको बारे में देख लेते हैं।
प्रश्न पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों एवं कठिनाइयों के कारण का पता लगाया जाता है। ठीक है, जो निदानात्मक परीक्षण है इससे किसी भी छात्र के कठिनाई हो या उसकी जो कमजोरियां हैं इन कारणों का पता लगाया जाता है, और निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण की मुख्य आधार होता है। जो आपका निदानात्मक परीक्षण है यही किसका आधार होता है, उपचारात्मक जो परीक्षण है इसी का आधार होता है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया है कि बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला कौन सा उद्देश्य है, छात्रों के समय का सदुपयोग करना, जो छात्रों का समय है उसका सदुपयोग करना। और आपका जो सेकेंड है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। किसी भी छात्र में कैसे दोस्तों, जो सृजनात्मक शक्ति है इसका विकास करना। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछ लिया है कि खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला आपका है मॉन्टेसरी पद्धति, जो आपका दूसरा है कौन सा, किंडरगार्टन पद्धति। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि भ्रमण या पर्यटन प्रवृत्ति के दो दोष लिखिए। इसमें दोष पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला दोष क्या है, छात्र संख्या अधिक होने से आयोजन में कठिनाई होती है। अगर छात्र संख्या अगर अधिक हो गई तो जो भ्रमण प्रवृत्ति है इसको आयोजन करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। और दूसरा, इसमें धन का अभाव इनके आयोजन का मुख्य बाधा बनती है। इसमें धन अधिक लगता है, इसीलिए बता रहा है कि जो धन का अभाव है ये आयोजन का मुख्य बाधा बनती है। अब नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या प्रश्न पूछा उसके बारे में देखते हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बालक को उसके स्तर के आधार पर समूह में बांटकर शिक्षक कार्य करता है। ठीक है, एक ही टीचर या शिक्षक है एक ही समय में, ठीक है, जो प्रत्येक कक्षा के जो बालक हैं उनके क्या करता है, उनके स्तर के आधार पर समूह में बांटता है और शिक्षण का कार्य करता है, तो इसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न पूछ लिया है कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं। पहला उद्देश्य इसका क्या है, छात्र में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना। आपका दूसरा क्या है, छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास करना। कहानी कथन प्रविधि का ये उद्देश्य है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त विद्यार्थियों को समस्या से मुक्त कराने की चिकित्सीय पद्धति है। जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है यह जो समस्याग्रस्त छात्र हैं उनकी समस्याओं से उनको मुक्त कराना या मुक्ति प्रदान करना, यह एक कैसा है, पद्धति है, चिकित्सीय पद्धति है। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को उसके रोगों से मुक्त करता है, उसी तरह इसके अंतर्गत बालक द्वारा अधिगम अनुभवों को अर्जित करने में जिन कठिनाइयों एवं कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बालक जब अधिगम करता है तो उस अधिगम मतलब जो सीखने को जो अर्जित करना चाहता है उसमें जो उसको कठिनाई या कमजोरी का सामना करना पड़ता है, उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उनके दोषों के वास्तविक कारणों का पता लगाकर जो उपचारात्मक शिक्षण है या परीक्षण है इसके द्वारा उस बच्चे के अंदर कौन से दोष हैं या किस कारण वो अच्छा से उसको सीख नहीं पा रहा है, उनको दूर करने का प्रयास इस उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। अब अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है, तो देखिए दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ।